अबाउट व्हाट इज द बेसिकली स्ट्रैटेजी फॉर स्मॉल बिजनेस, यानी स्मॉल बिजनेस को स्टार्ट करना इट इज नॉट ए इजी टास्क, राइट। तो इसके लिए हमें कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है, और वो प्लानिंग क्या क्या है और प्री स्ट्रैटेजी क्या है, यानी कि प्रॉपर स्ट्रैटेजी के से पहले हमें कोई भी प्लानिंग को प्रॉपरली करने से पहले हम क्या क्या चीजों को देखेंगे, किस किस चीज पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या चीजों को पढ़ा था कि इंडस्ट्रीज के बारे में हम देखेंगे, कौन सी इंडस्ट्री में हमें बेसिकली डील करना, कौन सी इंडस्ट्रीज के साथ स्टार्ट करना है, कैंडल इंडस्ट्री, या फिर बेसिकली यहाँ पर कौन से प्रोडक्ट हमें बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद से कौन से मार्केट में हमें प्रोडक्ट को सेल करना है, जो प्रोडक्शन का स्केल होगा कितना होगा, हाई होगा, लो होगा, कितने एरिया, कौन हमारा टारगेट मार्केट होगा, राइट। प्रोडक्ट जो हम बनाएंगे वो इनोवेटिव प्रोडक्ट होगा, या प्रोडक्ट को हम किसी और कॉम्पिटिटर को देखते हुए इमिटेशन वाले प्रोडक्ट, यानी कि जो बेसिकली ऑलरेडी दूसरे जो बना रहे हैं, या फिर जो दूसरे कंपनीज है जो दूसरे इंडस्ट्री प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनके जैसा सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट हमें डेवलप करना है। तो ये सारी चीजें हमने किसमें पढ़ी थी, प्री स्ट्रैटेजी में। इससे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी, हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट इट, 2 लाइन्स ऑन दैट, कौन बताएगा मुझे? The idea and action. Strategy. Raise your hand. Raise your hand. Yes, Roshan. The idea and action that explain how a firm will make a profit. एग्जैक्टली बेसिकली यहाँ पर एक आइडिया जनरेट करेंगे हम, ठीक है, आइडिया बनाए, आइडिया जनरेट करेंगे, एक एक्शन होगा जो बेसिकली हमें बताएगा कि किस तरीके से हम प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं जब हम कोई इंडस्ट्रीज को ओपन कर रहे हैं, या फिर कोई इंडस्ट्रीज में जब हम डील कर रहे हैं, जब हम कोई मैन्युफैक्चर कर रहे हैं प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इन दैट केस वी जस्ट नीड टू मेक द प्लान स्ट्रैटेजी, ठीक है। जो स्ट्रैटेजी अगर अच्छा स्ट्रैटेजी है, डेफिनेटली इफ यू आर डीलिंग इन अ गुड स्ट्रैटेजी, हर तरीके से एनालाइज कर लिया चीजों को, R&D प्रॉपर है, तो ऐसे केस में डेफिनेटली मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट द प्रॉफिट, ठीक है, आपको प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा, ठीक है। लेकिन इन केस अगर आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो आपकी बेसिकली इंडस्ट्री के साथ सूट नहीं करी, यानी प्रॉपर सुटेबिलिटी नहीं है, वहां पर कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसे केस में आपको क्या होगा, लॉस होगा, फेल हो सकता है आपका कंपनी, राइट। तो ये चीज जो था, ओके, सो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रैटेजी ऑफ फॉर स्मॉल बिजनेस, ठीक है। और यहाँ पर जो सबसे पहला आपका है दैट इज प्री स्ट्रैटेजी। प्री स्ट्रैटेजी है, प्री स्ट्रैटेजी के अंडर में एक सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज प्रोडक्ट और सर्विस। प्रोडक्ट एंड सर्विस के अंडर का पहला पॉइंट जो है आपका वो है इंडस्ट्री, ठीक है। दूसरा है इनोवेशन या इमिटेशन, ठीक है। बस, तो सबसे पहले हम इसको लिख रहे हैं, इंडस्ट्री को लिखिए, इंडस्ट्री में लिखिए, इंडस्ट्री में राइट। प्री स्ट्रैटेजी में सबसे पहले क्या होता है, ये लिख लीजिए पहले, फिर इंडस्ट्री लिख लीजिए। This is the first step of planning. This is the first step of strategic planning. Pre-strategy, that is the first step of strategic planning. This is the first step of strategic planning in a small business, starting a small business. This is the first step of strategic planning or starting a small business. In this, goal is deciding on product or service. In this, goal is deciding in product and service. Goal is decided in product and service. Product and service. ठीक है? What kind of product is offered? What kind of product you are going to offer? What kind of product you are going to offer? What is the nature, general nature of the market? In pre-strategy, this is the first basically step है ये आपके strategic plan का, और इसमें what we are going to think, we are going to basically deal with the goal. Goal किस चीज से related, आपके product से related, आप किस market में किस तरीके के product को offer करने वाले हैं, product या service को offer करने वाले हैं, ठीक है? So goal is for deciding on the product or services you are going to offer in the market, ठीक है? You are going to offer in the market.
ठीक है। अब इसी के अंडर में पहला पॉइंट है दैट इज इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री क्या है बेसिकली, तो इंडस्ट्री जो है यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, इट इज अ लाइन ऑफ, ये एक जनरल नेम है, एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट है जहाँ पर सर्विस और गुड्स को सेल किया जाता है, ठीक है, एक फॉर्म है, एक बिजनेस है, तो इंडस्ट्री इज दैट, ठीक है। अब इंडस्ट्री तो ये समझ में आ गया इंडस्ट्री क्या है, बेसिकली जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेलेबल करवाए जाते हैं, ठीक है, कंज्यूमर को, या फिर बोल सकते हैं कि आगे वो एक तरीके से सप्लाई होता है कंज्यूमर तक के लिए। तो इंडस्ट्री इज अ प्लेस वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज आर फॉर्म्ड बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पर जो इंडस्ट्री है उसको सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी आर मेकिंग द स्ट्रैटेजिक प्लान। So industry can be selected in a very proper way, मतलब ठीक है, we have to analyze all the things, we have to analyze all the factors which are affecting the industry, ठीक है। यहाँ पर हम बेसिकली क्या करेंगे, इंडस्ट्री को किस लिए सिलेक्ट करें, फॉर मेकिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो की सिलेक्टिंग एन इंडस्ट्री इज दैट ऑफर गुड पोटेंशियल फॉर मेकिंग अ प्रॉफिट, ठीक है। की इज सिलेक्टिंग एन इंडस्ट्री दैट ऑफर्स गुड पोटेंशियल फॉर मेकिंग अ प्रॉफिट, ठीक है। We just need to think about the opportunities as well, that what kind of opportunities are available for what kind of industry, ठीक है, कौन कौन से इंडस्ट्रीज के लिए कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, तो उसको हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। वी ऑल्सो नीड टू बेसिकली एनालाइज द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है, एंड विथ मिनिमम रिस्क के साथ और कॉम्पिटिशन के साथ वी आर ट्राइंग टू मेक सम गुड्स एंड सर्विसेज, एंड ये होगा आपके इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्रीज में यहाँ क्या क्या चीजों पे फोकस किया जा रहा है, आप कौन से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बना रहे हैं, कौन सा इंडस्ट्री को चूज कर रहे हैं, उसके साथ कंपटीशन कितना रिलेटेड है, मार्केट में उसका डिमांड कितना है जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, रिस्क कितना है, ये 3-4 चीजें, और साथ साथ में आपके पास अपॉर्चुनिटीज कितना है। अगर आप कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री को चूज कर रहे हैं तो व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी यू आर गोइंग टू एक्सप्लॉइट, राइट। तो ये सारी चीजें आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो जाएगी। लिख लिया शॉर्टकट, इंडस्ट्री सबको क्लियर हो गया कि बेसिकली इंडस्ट्री इज अ प्लेस जहाँ पे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हम मैन्युफैक्चर करेंगे, बनाएंगे। इंडस्ट्री कैसा होना चाहिए, कंपटीशन उसके साथ कितना जुड़ा हुआ है, रिस्क कितना है, ठीक है, किस तरीके से हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज को, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हमें बनाना है वो इंडस्ट्रीज के हिसाब से हम तय कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन डिसाइड अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड अकॉर्डिंग टू द रिस्क एंड कॉम्पिटिशन अवेलेबल इन द मार्केट। तो ये हो गया आपका इंडस्ट्री, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है, अच्छा एक क्वेश्चन आपकी किताब में दिया हुआ है, द साइज ऑफ द मार्केट रेफर टू, मार्केट का साइज को हम क्या बोलते हैं, द साइज ऑफ द मार्केट रेफर्स टू द स्केल, ठीक है, स्केल होगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इमिटेटिव स्ट्रैटेजी, इमिटेटिव स्ट्रैटेजी, इंडस्ट्री कंप्लीट, इमिटेटिव स्ट्रैटेजी। इमिटेटिव स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है यहाँ पर, कि हम दूसरे जो मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हैं जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनके जैसा सिमिलर प्रोडक्ट हम कितना परसेंट बना रहे हैं, ठीक है, मतलब डूइंग और लेस और मोर व्हाट अदर्स आर डूइंग, मतलब जो वो बना रहे हैं उसमें हम कितना परसेंट उनका जो है उनसे प्रोडक्ट जो है उनके जैसा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम एज बना रहे हैं या 50% उनसे हम आइडिया ले रहे हैं। तो जो ये होता है आपका इमिटेटिव स्ट्रैटेजी, ठीक है। मतलब बहुत सारे जो लोग हैं वो इमिटेटिव स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हैं व्हेन दे आर स्टार्टिंग देयर बिजनेस, ठीक है। वो आप इमिटेटिव स्ट्रैटेजी को क्यों अडॉप्ट करते हैं, व्हाई, बिकॉज एक तरीके से ये आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी यूज करना, ज्यादा आपको डिजाइनिंग के लिए, ये सब के लिए आपको ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन टेक द डिजाइन एंड बोल सकते हैं एक तरीके से आइडिया आप ले सकते हो जो ऑलरेडी मार्केट में प्रेजेंट है कॉम्पिटिटर उनसे, ठीक है। एग्जैक्टली एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा होता है कि वो इमिटेटिव स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करती हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हो जैसे कि कोई भी कॉफी का भी ब्रांड देख लो, ठीक है, ये सब चीजों में बहुत जल्दी कोई भी एक पर्टिकुलर टाइप का अभी जैसे बीटेड कॉफी बहुत ज्यादा चल रहा है, सनफिस्ट लेकर आया, तो अब आई थिंक नेस्कैफे एंड और ये सब लेकर आना स्टार्ट कर दिया। तो चलो वो तो एक अलग सिनेरियो है, बट अगर हम स्मॉल बिजनेस की बात करें तो स्मॉल बिजनेस में लगभग मतलब कि 2/3 जो पर्सन होते हैं कोई भी, वो ज्यादातर इमिटेटिव स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस क्या होता है इमिटेटिव स्ट्रैटेजी का, लाइक एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना, यानी कि जो टेक्नोलॉजी दूसरे कॉम्पिटिटर यूज कर रहे हैं उनका हमें नॉलेज मिल जाएगा, तुरंत से इजिली अवेलेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद कहीं ना कहीं कस्टमर जो है वो ऑलरेडी जो प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हैं उसके बारे में जानते होंगे, ठीक है। तो एक तरीके से आपको इन 2-3 चीजों में आपको बेनिफिट होगा। आपका टाइम इन्वेस्टमेंट जो है इनोवेशन के चक्कर में जो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है, वो आपका टाइम बच जाएगा। क्लियर हो गया ना? तो यहाँ पर इमिटेटिव स्ट्रैटेजी जो है वो 2-4 चीजों में बेनिफिशियल भी होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए या फिर इंडिविजुअल पर्सन के लिए, राइट। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं इमिटेटिव स्ट्रैटेजी। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं। इमिटेटिव स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? डूइंग मोर और लेस व्हाट अदर्स आर डूइंग। जैसे कि ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द पीपल स्टार्टिंग बिजनेस बाय यूजिंग दिस अप्रोच। एंड एडवांटेजेस क्या है इसके? एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी पॉसिबिलिटी टू बाय एग्जिस्टिंग बिजनेसेस। एंड नेक्स्ट इसका होगा कि कस्टमर्स ऑलरेडी नो दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू आर ऑफरिंग। तो इस तरीके से कस्टमर बेस पे एक चीज और भी कि जब भी आप कोई सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो आप ये देखते हैं कि उसका ऑलरेडी मार्केट में डिमांड कितना है। जो प्रोडक्ट का मार्केट में ऑलरेडी डिमांड है और जिसके अल्टरनेटिव ज्यादा प्रेजेंट नहीं है, तो आप इजिली उस तरीके का प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल करा सकते हो विद द लो कॉस्ट, ठीक है, लो कॉस्ट या फिर बेटर क्वालिटी के साथ। तो ऐसे केस में जो कस्टमर का जो बेसिकली कस्टमर्स है वो शिफ्ट कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट के तरफ। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी, इमिटेटिव स्ट्रैटेजी जो है, इसके लिए ये सारी चीजें मतलब हो सकता है लॉन्ग टर्म में आपको ये काम आए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा, नेक्स्ट इमिटेटिव स्ट्रैटेजी में कि डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी कितना है। यानी कि आप जो दूसरे प्रोडक्ट बना रहे हो, दूसरे से जो बेसिकली आप नॉलेज लेके दूसरे के प्रोडक्ट को देखते हुए जो आप बना रहे हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि इमिटेशन जो होगा दैट इज 100%, मतलब 100% बिल्कुल सिमिलर और सेम आप बनाओगे। थोड़ा बहुत आइडिया लेकर के भी आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। कुछ बिल्कुल कंप्लीट इमिटेट करना जरूरी नहीं है, हो सकता है कि हम कुछ परसेंट भी उनसे आइडिया ले। एक चीज और होता है कि जैसे आपका 100% इनोवेशन हो, बट आपने छोटा सा जो बेसिकली बोल सकते हैं 1% आपने दूसरे से इमिटेट कर लिया, दूसरे से कुछ आइडिया ले लिया, बस ये चीज होता है इमिटेशन। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ ज्यादा मतलब एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी। आप लोगों को 10% हो, 50% भी हो सकता है, बट कुछ बेनिफिट है इसके। जैसे ही आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आप बहुत ज्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं हो, तो ऐसे केस में आप थोड़ा बहुत दूसरे के बिजनेस का आइडिया ले सकते हो, उनका मार्केट बेस के बारे में समझ सकते हो और ये देख सकते हो कि उनके प्रोडक्ट का मार्केट में कितना डिमांड है, सेल कितना हो रहा है, कितने कंज्यूमर्स हैं, और उनके नॉलेज, उनके टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए आप अपना भी प्रोडक्ट बना करके मार्केट में सेल या कर सकते हो, मैन्युफैक्चर कर सकते हो। तो ये चीज है बेसिकली सिमिलैरिटी और इमिटेशन का फायदा। प्योर इनोवेशन तो सबको पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनोवेशन। न्यू प्रोडक्ट सर्विस, बिल्कुल यूनिक सेटिंग है, कोई इमिटेशन नहीं, बिल्कुल 100% आप अपना आइडिया लगा रहे हो, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ एडवांटेजेस तो यही होगा कि जब आप कोई नई चीज मार्केट में अवेलेबल करवाओगे, तो ऐसे केस में हो सकता है कि बहुत ही फास्टली आपके कस्टमर्स बने, बहुत फास्टली आपके प्रोडक्ट का डिमांड बढ़े। और इसका सेम ये डिसएडवांटेज भी है कि जो भी प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हैं या फिर जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, हो सकता है कि उसका डिमांड स्टार्टिंग के फेज में बिल्कुल भी ना हो। तो इनोवेशन के साथ हमेशा रिस्क जो होता है वो क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर प्योर इनोवेशन जो है वो बेनिफिशियल है, बिकॉज इफ यू आर बोल सकते हैं ना, बिल्कुल डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट आप बना के मार्केट में अवेलेबल करा रहे हो, सर्विस अवेलेबल करा रहे हो, तो ऐसे केस में पॉसिबिलिटी आपके सेल का, आपके कंज्यूमर का, आपके मार्केट बेस का, ग्रोथ का बहुत ज्यादा है। लेकिन वहीं इसको जस्ट ऑपोजिट भी हम कर देंगे कि अगर हो सकता है आपके प्रोडक्ट का डिमांड एज सच, आप बिल्कुल नए प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हो, तो एज सच ज्यादा ना हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी इसके साथ एड ऑन है, ठीक है। सो प्योर इनोवेशन, समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू एंड विद द आइडिया, ठीक है, बिल्कुल न्यू आइडिया, न्यू प्रोडक्ट, न्यू सर्विस इन द मार्केट विच इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट अर्लियर, राइट। तो यहाँ पर कुछ प्योर इनोवेशन, और यहाँ इन सब चीजों के लिए मतलब जो आपके इंडस्ट्रीज के लिए, इमिटेशन के लिए, एंड एक और चीज आपका क्या है लास्ट में, इनोवेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं मार्केट की तरफ, मार्केट की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट इज मार्केट। अब यहां पर हम बढ़ते हैं मार्केट की तरफ, ठीक है। ये था प्रोडक्ट एंड सर्विस, इसके अंडर में क्या था, इंडस्ट्री, इमिटेशन एंड इनोवेशन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मार्केट की तरफ, और मार्केट में हम दो चीजों का ध्यान रखेंगे, स्कोप और नेक्स्ट है स्केल, स्कोप एंड स्केल, ठीक है।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं स्कोप एंड स्केल की तरफ। तो जो मार्केट है वो क्या है बिजनेस के टर्म में, जहां पर बेसिकली आपके कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स जहां पर आपके अवेलेबल होते हैं, जहां पर डिस्ट्रीब्यूटर्स अवेलेबल होते हैं, जहां पर रिटेलर होते हैं, जहां पर होलसेलर्स होते हैं, जो आपके प्रोडक्ट को सेल करते हैं, कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं प्रोडक्ट को। ठीक है, आपके प्रोडक्ट का कितना डिमांड है, ये सारा का सारा चीज कहाँ पर प्रेजेंट होता है, मार्केट में प्रेजेंट होता है, राइट। जहां से हम प्रोडक्ट एंड सर्विस को अवेलेबल करवाते हैं, जहां से हम परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो एवरीथिंग इज डन इन द मार्केट। ठीक है, तो मार्केट जो होता है आजकल, जो फिजिकल मार्केट इज ऑल्सो प्रेजेंट, ऑनलाइन मार्केट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, ऑनलाइन भी आपको आराम से आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। ठीक है, आप और ऑफलाइन भी जाकर के किसी पर्टिकुलर शॉप में जाकर प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये मार्केट हो गया। अगर हम बात करें स्कोप की, तो बेसिकली स्कोप में आपके दो चीज कवर हो जाएंगे, जियोग्राफिक रेंज, स्कोप के बगल में लिखिए जियोग्राफिक रेंज, जियोग्राफिक रेंज, स्कोप के बगल में लिख लीजिए जियोग्राफिक रेंज, कवर्ड बाय द मार्केट। जियोग्राफिक रेंज का मतलब होता है टेरिटोरियल की बात करें यहाँ पर। इन शॉर्ट देखिए, जैसे ये आपका एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी है। ठीक है, मान लीजिए कि ये पूरा आपका, ये मान लीजिए कि यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर आपका श्रीलंका है, यहाँ पर आपका बांग्लादेश है, ठीक है, यहाँ पर आपका पाकिस्तान है। तो ये पूरा जो एरिया आएगा ये एक रीजनल एरिया आएगा। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से देखें तो पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट के हिसाब से एशिया, एशिया में आएगा, है ना। तो यहाँ पर जो टेरिटरी के हिसाब से हम चीजों को देखते हैं, इसको हम कहते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन, टेरिटरी के हिसाब से चीजों को देखेंगे तो उसको कहेंगे स्कोप। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है जिनका स्कोप इतना ज्यादा है कि वो अभी इंटरनेशनल मार्केट में भी प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, यानी इंटरनेशनल मार्केट तक वो पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो इसको कहेंगे स्कोप। स्कोप इज ऑलवेज रिलेटेड विद ज्योग्राफिक रेंज, यानी आपने कितना ज्योग्राफिकली आपने कितना एरिया को कवर किया। जैसे आपने इंडिया को कवर कर लिया, इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से देखा जाए इंडिया को, यूएस को, जापान को, तो लाइक दिस इज नोन एज स्कोप, राइट। एंड एक चीज और होगा इसमें, जैसे कि अगर आपने पटना को कवर कर लिया, महाराष्ट्र को कवर कर लिया, तो स्टेट वाइज भी हो सकता है अगर हम सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट को देखें। तो यहाँ पर स्कोप इज ऑलवेज रिलेटेड विद द जियोग्राफिक रेंज। ठीक है, कवर्ड बाय द मार्केट। अब यहाँ पर दोनों तरीके का मार्केट आएगा, लोकल मार्केट यानी डोमेस्टिक मार्केट की बात हो रही है, ग्लोबल मार्केट यानी इंटरनेशनल मार्केट की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपका दोनों आएगा किसमें, स्कोप में। नेक्स्ट इज स्केल, नेक्स्ट इज स्केल। स्केल जो है स्कोप से कैसे डिफरेंट है वो मैं बताऊंगी। स्केल मतलब साइज ऑफ द मार्केट, साइज ऑफ द मार्केट। ठीक है, अब साइज ऑफ द मार्केट किस चीज पे डिपेंड करता है, तो देखिए साइज ऑफ द मार्केट की अगर हम बात करें तो बेसिकली अगर हम कोई 1000 प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, अगर हमारा जो प्रोडक्शन है वो 1000 यूनिट्स हम बना रहे हैं मान लीजिए 1 मंथ में, ठीक है, तो हमारा जो साइज ऑफ मार्केट होगा यानी कि जो हमारा स्केल होगा, स्केल इज ऑलवेज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन, कितना आप प्रोडक्शन कर रहे हैं। आप 1000 यूनिट बना रहे हैं, इसका मतलब आपका जो साइज ऑफ मार्केट है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है। ठीक है, तो ये इसको कहेंगे हम साइज ऑफ द मार्केट। तो यहाँ पर आपका स्केल के अंडर में आएगा साइज ऑफ द मार्केट, और यहाँ पर ये क्या होगा, या मास मार्केट आप यूज कर रहे हो, यानी आपका जो अप्रोच है वो किस तरीके का है। जैसे आप मास मार्केटिंग अगर यूज करोगे तो आप मान लीजिए यहाँ पर 20,000 मतलब लाख में, क्या करोड़ में, ठीक है, मतलब मिलियंस बिलियंस में यू आर मेकिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपका साइज ऑफ मार्केट बहुत लार्ज है और मास मार्केटिंग में आप डील कर रहे हो, यानी जो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है वो आप मेजोरिटी ऑफ एरिया को क्या कर रहे हो, कवर कर रहे हो। ठीक है, हर एक लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचा रहे हो। और मास मार्केटिंग में एक चीज होता है, बेसिकली आप सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट पूरे एरिया में क्या कर रहे हो, प्रोवाइड करा रहे हो। तो ये चीज को मतलब टाइप्स ऑफ मार्केट में बढ़ने से पहले, टाइप्स ऑफ टारगेट मार्केट में बढ़ने से पहले एक चीज क्लियर रखिएगा कि स्केल इज ऑलवेज रिलेटेड विद द साइज ऑफ मार्केट, एंड स्केल मीन्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट, या फिर कह सकते हैं कि प्रोडक्शन, नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कितना प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कितना आपका हो रहा है। ठीक है, तो दैट विल बेसिकली क्लेरिफाई द साइज ऑफ द मार्केट। लार्ज प्रोडक्शन, लार्ज साइज ऑफ द मार्केट, स्मॉल प्रोडक्शन, स्मॉल साइज ऑफ द मार्केट। क्लियर हो गया यहाँ पर। एंड स्कोप इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद द एक्सपेंशन।
ठीक है, मतलब कि जहाँ पे स्कोप का क्या मतलब है कि यहाँ पर आप कितना एक्सपैंड कर रहे हो, मतलब आप टेरिटोरियल, मतलब आप कितने कितने एरियाज में जा चुके हो। जैसे पटना से आप मतलब बिहार से आप झारखंड चल गए, झारखंड वेस्ट बंगाल चले गए, फिर आप ऐसे करते करते साउथ में तमिलनाडु कर्नाटका सब जगह पहुंच गए। So like you are the covering the local market, right? And if we are talking about the global, you are covering the international market as well. That will come under the global. Scope and scale समझ में आ गया मार्केट के अंडर में क्या होता है? Scope and scale. यस मैम। मास मार्केट और निश मार्केट। मास मार्केट में भी बता दिया कि साइज और स्कोप, यहाँ पर स्कोप और स्केल का क्या डिफरेंस है। Scope always related with the area, that is always related with the territory, that is always related with the geographical boundary, ठीक है। यानी कि जो बेसिकली geographical boundary मतलब जैसे स्टेट वाइज अलग अलग स्टेट, एंड जो आपका जो दूसरा हुआ नेक्स्ट जो हुआ दैट इज ग्लोबल, वो हो गया इंटरनेशनल। वहीं पर अगर हम सिर्फ और सिर्फ स्केल की बात करेंगे तो स्केल इज ऑलवेज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन। आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्ट कितना बना रहे हैं, आपका साइज कितना है मार्केट का, आपके कस्टमर्स कितने हैं, ठीक है। आप नीश मार्केटिंग कर रहे हो, आप मास मार्केटिंग कर रहे हो, आप डिफरेंशियल कर रहे हो, ठीक है, डिफरेंशियल सेगमेंटेड कर रहे हो, आप माइक्रो मार्केटिंग कर रहे हो। तो ये सारी जो 4 टर्म्स है मैं वो अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये संकेत हो गया मैम, क्लियर हो गया। हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका अप्रोच जो होगा स्केल के लिए, हम यहाँ पर कुछ मार्केटिंग अप्रोच यानी टारगेट मार्केट करते हैं, ठीक है। टारगेट मार्केट का अप्रोच हम लेंगे। यहाँ पर मार्केट को हम किस तरीके से टारगेट करें, क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो टोटली हमारा डिपेंड करता है स्केल ऑफ प्रोडक्शन कि हम कितना मार्केट का हमारा साइज है। बहुत कम प्रोड्यूस करें, 1000 यूनिट प्रोड्यूस करें, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्मॉल मेरा क्या है मार्केट का साइज है। क्योंकि सिर्फ 1000 प्रोडक्ट बना रहे हैं तो सोचिए कंज्यूमर्स कितने ही होंगे आपके, है ना। जहां पर आप करोड़ में बना रहे हो, जैसे एफएमसीजी क्या होता है, जैसे आईटीसी कंपनी है, इंपीरियल टोबैको कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, पीएनजी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गया, ये सारी कंपनीज जो है वो करोड़ में बनाती हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो इनका जो हमेशा अप्रोच होता है, इनका जो प्रोडक्ट जो अप्रोच होगा, ये सारे के सारे कंज्यूमर को बेसिकली क्या करते हैं, टारगेट करते हैं, ठीक है। लेकिन इनका तरीका क्या है, किस तरीके से कंज्यूमर को टारगेट करते हैं, तो टारगेट मार्केटिंग जो है इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। किसके अंडर में, आपके स्केल के अंडर में। तो यहां पर एक चीज देखिएगा कि यहाँ पर एक होता है मार्केट सेगमेंटेशन। इस चारों टर्म को पढ़ने से पहले मार्केट सेगमेंटेशन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कोई भी मार्केट है, मान लो हमने इतना बड़ा हमारा मान लो मार्केट है, हमने इस मार्केट को सेगमेंट कर दिया। भाई एज, यहाँ पर सेगमेंट करने का तरीका भी अलग अलग होता है, लेकिन सेगमेंटेशन में ज्योग्राफिकल, डेमोग्राफिकल, साइकोग्राफिकल, बिहेवियरल बहुत तरीके आते हैं, तो उन सब चीजों को हम नहीं पढ़ेंगे, बट चीजों को समझते हैं। ये हमने मार्केट को सेगमेंट कर दिया, मतलब ये ए मार्केट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ठीक है। अब मान लीजिए रिंग रोड है, ये दानापुर है, इस तरीके से भी आप मान सकते हैं, ठीक है। अब हमें जो प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना है, ठीक है, हमें अब प्रोडक्ट जो भी हम बना रहे हैं उसमें एक मास मार्केटिंग अप्रोच होता है। इसमें मास मार्केटिंग का मतलब ये होगा कि एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे और सारे कंज्यूमर के नीड को सिमिलर समझेंगे, यानी सारे कंज्यूमर को ना सिमिलर प्रोडक्ट की जरूरत है, ये सोचते हुए एक ही प्रोडक्ट पूरे के पूरे ये मार्केट में हम जो हमारा पूरा मार्केट है, यानी इस मार्केट में सेगमेंट कितना वो मत देखिए, जितना मार्केट है सबको, ए को, बी को, सी, डी, ई, एफ, इन सब को एक ही प्रोडक्ट हम सेल करेंगे। और ये पता है कौन कंपनी करती थी इस तरीके से, ये कोको कोला करती थी इस तरीके से, कोको कोला यूज करती थी इस स्ट्रैटेजी को। अभी खैर उन्होंने थोड़ा बहुत चेंज किया है और कोक डाइट कोक वगैरह वो लेकर आए, बट Coca-Cola was using this strategy earlier, and they are not thinking that this A have different type of customer, B have different type of customer, C have different type of customer. They are not thinking about it, and they are selling a single product in the whole market. ठीक है, तो इसको कहते थे मास मार्केटिंग। नेक्स्ट एक आता है आपका डिफरेंशियल या सेगमेंटेड मार्केटिंग, इसको कहते थे अनडिफरेंशियल मार्केटिंग। इसका दो नाम है, अनडिफरेंशियल एंड मास मार्केटिंग। एक को कहते थे सेगमेंटेड या फिर डिफरेंशियल मार्केटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर ये कौन सी कंपनीज यूज करती थी ये बता देती हूँ मैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, ठीक है। अब ये कैसे प्रोडक्ट को, ये सेगमेंटेड और डिफरेंशिएशन को कैसे यूज करती थी, ये समझती थी कि भाई जो ए है मेरा, जो ए में, जो ए मार्केट में जो मेरा कंज्यूमर है वो जो है वो प्राइस सेंसिटिव है और उसको लो प्राइस का प्रोडक्ट चाहिए।
बी में जो है उसको प्रीमियम प्राइस का प्रोडक्ट चाहिए, सी में इनका डिमांड क्या है, प्रोटेक्शन वाले टाइप के प्रोडक्ट चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर HUL सोप बना रहा है तो इसमें 4 वैरायटी है, ब्यूटी सोप है, हर्बल सोप है, नेचुरल प्रोडक्ट वाले सोप है। और ये क्यों बना रहा है, क्योंकि अलग अलग कस्टमर के अलग अलग सेगमेंट मार्केट के अलग अलग नीड है। तो इस सेगमेंट डिफरेंशियल मार्केटिंग का मतलब यही होता है जहां पर हम मार्केट में अलग अलग सेगमेंट बनाते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं अलग अलग कस्टमर के नीड के हिसाब से। तो इसको कहते हैं सेगमेंटेड और डिफरेंशियल मार्केटिंग। वहीं जब हम नीश मार्केटिंग की तरफ बढ़ेंगे, व्हेन वी विल मूव टुवर्ड द नीश मार्केट, तो नीश मार्केट का मतलब होता है इस पूरे सेगमेंटेड मार्केट में, ये पूरे जितना सेगमेंट है मार्केट में A B C D E F, उसमें से हमने सिर्फ एक मार्केट को चूज कर लिया, मान लो सिर्फ और सिर्फ A को चूज किया और इस A के लिए ही सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट हम बना रहे हैं। जैसे कि आपका जो फास्ट ट्रैक है वो नीश मार्केटिंग अप्रोच को अपनाया है उसने, जैसे क्योंकि जो फास्ट ट्रैक है ऑलरेडी दैट इज अ पार्ट ऑफ टाइटन, राइट। लेकिन यहाँ पर जो फास्ट ट्रैक है वो सिर्फ एक ही उसका टारगेट कंज्यूमर होगा, पता है कौन है वो, यूथ। 18 to 30 इयर्स के लोग जो होते हैं वो ज्यादातर जो प्रोडक्ट है, नॉट 18, 14 to 30, ज्यादातर लोग जो आजकल फंकी टाइप के वॉचेस पहनना पसंद करते हैं, बड़े डायल वाले, ये सब क्यों आजकल चल रहा है, बिकॉज उन्होंने इस नीड को समझा कि आजकल यूथ जो है ना ज्यादा कूल बनना चाहती है। तो फास्ट ट्रैक ने इसी सिंगल टाइप के कंज्यूमर्स को अकॉर्डिंग टू एज वाला फैक्टर को चूज करते हुए एक मार्केट के लिए उन्होंने क्या किया, बेसिकली फास्ट ट्रैक वॉचेस अवेलेबल करवाए। तो इसको कहते हैं नीश मार्केटिंग, जब हमारा फोकस जो है ना सेगमेंटेड मार्केट में से किसी एक मार्केट पे होता है, तो इसको कहते हैं नीश मार्केट। तो ये जो टाइप ऑफ टारगेट मार्केटिंग जो मैंने आप लोग को करवाया है, ये सारे के सारे जो है आपके किस में आएंगे, ये आएंगे आपके स्केल में, ठीक है। नीश मार्केट जो होता है वो ज्यादातर क्या करेगा, स्टार्टिंग जब भी नीश मार्केटिंग का होता है बहुत एक छोटा सा एरिया को चूज करता है, मतलब क्या कह सकते हैं कि एक फैक्टर को लेकर के वो बस एक ही टाइप के कंज्यूमर पे फोकस करते हुए प्रोडक्ट बनाता है। नीश मार्केट डिफरेंशियल हर एक कंज्यूमर की नीड को समझते हुए हर एक कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट अवेलेबल कराएगा। मास मार्केटिंग सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट बना के पूरे मार्केट में सेल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है दैट इज डिफरेंट, ठीक है। डिफरेंशियल में क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं तो कंपैरेटिवली मास से वो कम प्रोडक्ट बनाएंगे, क्योंकि उनके पास लाइफ बॉय भी बनाना है, लिरिल भी बनाना है, उनको पियर्स भी बनाना है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका आता है नीश मार्केट, जहां पर हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन जो होगा वो अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर एक सेगमेंट के लिए होगा। अब एक तो माइक्रो मार्केटिंग भी होता है, बट इतना डीपली इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक तुम लोग जो है आपका स्कोप जो है दैट इज रिलेटेड विद जियोग्राफिक एरिया, कि हमने आज पटना को पूरा कवर कर लिया, हमने आज यहाँ इस एरिया को पूरा कवर कर लिया, दैट इज रिलेटेड विद जियोग्राफिकल एरिया। प्लीज बीट किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्केल में समझ में आ गया ना, मार्केट मास मार्केट क्या होता है, लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को जब हम कवर करते हैं, लार्ज कंज्यूमर्स को बेसिकली फोकस करते हैं, एक टाइप का प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नीश मार्केट जहां पर हम बेसिकली बहुत कम पॉपुलेशन को बेसिकली फोकस करते हैं, कम पॉपुलेशन पे। नेक्स्ट आपका आएगा, नेक्स्ट इज आपका सेकेंड वाला बेसिकली आ जाएगा पॉइंट, और एक चीज जिसको हम कहते हैं बेनिफिट्स है आपका, ठीक है। बेनिफिट, कस्टमर्स एंड बेनिफिट, कस्टमर एंड बेनिफिट, टारगेट मार्केटर्स, कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से उनके बारे में सोचेंगे। तो बेसिक्स क्या होगा इंडस्ट्रियल एनालिसिस का, इंडस्ट्री एनालिसिस का, यानी कि एक मिनट, प्री स्ट्रैटेजी में ये जो था इंडस्ट्री, इमिटेशन, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में। नेक्स्ट है आपका मार्केट हो गया, स्कोप एंड स्केल। इन सब के लिए जो हम यूज करेंगे दैट विल बी इंडस्ट्री एनालिसिस टूल। इंडस्ट्री एनालिसिस टूल को हम यूज करेंगे। तो इंडस्ट्री एनालिसिस टूल का बेसिकली क्या क्या काम होगा, वही काम होगा जो बेसिकली यहाँ पर हम इंडस्ट्री साइज देखते रहेंगे ओवर टाइम, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे कि अभी क्या हो रहा है कि इंडस्ट्री के साइज को एक्सपैंड कर दिया जा रहा है, जैसे कुछ ही कोई भी अगर कोई इंडस्ट्री नया स्टार्ट करता है तो तुरंत से कोई भी बिजनेस शुरू करता है, तुरंत से ऑनलाइन भी आ जाता है। तो लाइक ऑलवेज वी नीड टू थिंक अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्री। यहाँ पर हम ये भी चेक कर सकते हैं बेसिक्स इसके,
साथ साथ में हमें चीजों को देखना, जैसे कि प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं, ठीक है, इंटरव्यू करना, आर्टिकल्स वगैरह चेक करना, फिर टारगेट मार्केट हमारा कौन सा है उस पर हम ध्यान देंगे, साथ साथ में एनालिसिस करेंगे, और फाइनली सोर्सेस क्या है हमारा, कहाँ कहाँ से बेसिकली इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो एक तरीके से हम इंडस्ट्रियल एनालिसिस करेंगे। तो इंडस्ट्री एनालिसिस टूल कैन बी यूज फॉर द प्री स्ट्रैटेजी मेथड वेयर देयर आर इंडस्ट्रीज, जहाँ पर इंडस्ट्री है आपका, जहाँ पर आपका इमिटेशन, इनोवेशन जैसे डिसीजंस हैं, ठीक है। उसके बाद कौन से मार्केट में हमें एक्सपैंड करना है, क्या स्केल होगा, क्या स्कोप होगा, तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज द इंडस्ट्रियल एनालिसिस टूल, ठीक है। एंड द सोर्सेस आर द लाइक ऑनलाइन हम देख सकते हैं, इंटरव्यूज देख सकते हैं, जर्नल्स देख सकते हैं, न्यूज़पेपर्स देख सकते हैं, ठीक है। साथ साथ में प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हम कुछ दूसरे कंपनीज के जर्नल्स, नोट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह पढ़ सकते हैं। So this kind of industry, we can use this industry analysis tool. Next point is benefit. Next point is benefit. Next point is benefit. यहाँ पर जो benefits है, जो यहाँ पर आपके customers and benefits है, जो मैं बता रही हूँ उसको आप लिखते जाइए। Benefits जो है, benefits के अंडर में दो चीजें आएंगी। Next, हम क्या क्या चीजों को आप देखेंगे कि यहाँ पर बेसिकली बेनिफिट्स कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर बेनिफिट हम देखेंगे, बेनिफिट में आपका आएगा वैल्यू बेनिफिट, कॉस्ट बेनिफिट, ठीक है, एंट्री वेजेस। एंट्री वेजेस यानी कि मार्केट में एंट्री करने में क्या क्या रुकावटें हैं, एंट्री वेजेस, ठीक है। तो ये होगा आपका बेसिकली बेनिफिट्स में आएगा। ये प्री स्ट्रैटेजी के बाद हम बेनिफिट्स चेक करेंगे। आफ्टर प्री स्ट्रैटेजी, दिस इज द सेकेंड स्टेप इन द स्मॉल बिजनेस स्ट्रैटेजी। देवरा क्या क्या चीजों को देखेंगे बेनिफिट्स में, मतलब फायदे, ठीक है। मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, यानी जो प्रोडक्ट और सर्विस बना रहे हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, कैसे फीचर्स होंगे, क्वालिटेटिव होंगे, क्या होंगे। जैसे ये बॉटल है, इसकी इंडस्ट्री स्टार्ट की मैंने, तो इसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, राइट, ठीक है। ऐसा ना हो कि इस प्लास्टिक के बॉटल में पानी पीने से कुछ टाइप की प्रॉब्लम, ठीक है, ऐसी स्टार्ट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्वालिटेटिव होना चाहिए, प्रीमियम होना चाहिए। ये बॉटल की वैल्यू क्या होगी, यानी कि बॉटल क्या कितना बेनिफिट देगा किसको, कंज्यूमर को, राइट। तो यहाँ पर बेनिफिट्स इज, यहाँ पर हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के हिसाब से देखें तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज that the target customer would consider the worthwhile, यानी ये जो हम प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेच रहे हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है और इसको कस्टमर कितना वर्थ का समझेगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितना लेगा। मान लो जो 10 ये हमने बनाया 50 रुपीज का एंड कस्टमर इसको 50 रुपीज के लायक नहीं समझ रहा है, तो दैट इज मतलब इसका वर्थ नहीं है, मतलब उनके हिसाब से वर्थ नहीं है। तो कस्टमर का परसेप्शन क्या है आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस के हिसाब, सर्विस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बेनिफिट्स में लिखिए, बेनिफिट्स में राइट, बेनिफिट्स दैट इज द सेकंड स्टेप ऑफ द स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। बेनिफिट इज द सेकंड स्टेप ऑफ द स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। Second step of the strategic planning. In this we are going to consider the characteristic of the product and services. We are going to consider the characteristic of the product and services that the target customer जिनको हमें प्रोडक्ट सेल करना, जो हमारे लिए पोटेंशियल कस्टमर है, ठीक है, that the target customer would consider worthwhile, low cost or high quality, इसी चीज का जमाना है, लो कॉस्ट एंड हाई क्वालिटी, मतलब कम सस्ते रेट में अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करना मार्केट में कंज्यूमर्स को, ठीक है। लिख लिया, टारगेट कस्टमर वुड बी कंसिडर द वर्थ बाय, यानी उसको कितना वर्थ समझेंगे, कितना वर्थ का होगा ये प्रोडक्ट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर ये प्रोडक्ट जो है मैंने 500 रुपए में सेल करना शुरू किया तो कोई खरीदेगा? जस्ट इमेजिन इफ आई एम गोइंग टू सेल दिस बॉटल फॉर 500 रुपीज, एनीवन इज गोइंग टू परचेज दिस? व्हाट डू यू थिंक? नो मैम। एग्जैक्टली नो, ठीक है, बिकॉज अदर कॉम्पिटिटर्स आर नॉट सेलिंग एट दिस प्राइस, राइट। हार्डली 100 रुपीज के अंडर में ये प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा, या 100 रुपीज, क्लियर है। तो इन शॉर्ट की वो आप प्रोडक्ट बनाइए जो वर्थ होना चाहिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, उसकी क्वालिटी इतनी प्रीमियम बनाइए और कंज्यूमर को जब आप अवेलेबल कराए तो वो उसको वर्थ समझ के उसके लिए पैसा देने के लिए रेडी हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, जब भी बेनिफिट आया तो ये तो हम समझ गए कि प्रोडक्ट हमें अच्छी क्वालिटी का लो कॉस्ट में प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, की डिसीजन आएगा, की डिसीजन हमें क्या लेना है,
की डिसीजन इज डिसाइडिंग व्हाट बेनिफिट्स योर प्लान टू ऑफर योर कस्टमर, यानी कि अब इसमें कौन कौन से बेनिफिट्स को एड ऑन करें, कैसे इसको अट्रैक्टिव बनाए, कैसे इसको कलरफुल बनाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब हमें डिसीजन लेना पड़ेगा इसमें, ठीक है। बेनिफिट्स को देखते हुए हमें क्या देखना है कि व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक वी जस्ट नीड टू एड ऑन इन आवर प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू बेनिफिट क्या है, मतलब ये तो था बस बेनिफिट्स के बारे में। अब हम आते हैं इसके अंडर के पॉइंट्स में, ठीक है। मतलब कि ये जो मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर जो बेनिफिट है, यहाँ पर जो बेनिफिट है ये किस चीज से रिलेटेड है कि प्रोडक्ट और सर्विस जो है उसमें आप कैसा कैरेक्टरिस्टिक को एड ऑन कर रहे हो कि वो वर्थ वाइल प्रोडक्ट हो, यानी लो कॉस्ट और हाई क्वालिटी वाला प्रोडक्ट। और इसमें आपको डिसीजन क्या लेना है कि किस तरीके से प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाए, यानी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग के बारे में, उसके लिए डिजाइनिंग स्ट्रैटेजी वगैरह, प्रोडक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड वगैरह, ये सारी चीजें हम किसमें देखते हैं, बेनिफिट में, ठीक है। अब हम उसमें कोर वैल्यू वगैरह क्या एड ऑन कर सकते हैं प्रोडक्ट में, इसी के अंडर में अब आएगा आपका वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वैल्यू बेनिफिट्स एंड कॉस्ट बेनिफिट। अब अगर हम वैल्यू बेनिफिट्स की बात करें तो वैल्यू बेनिफिट्स में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो वैल्यू बेनिफिट्स में आपके टेक्नोलॉजी कैसे आप यूज कर रहे हो वो, वैल्यू बेनिफिट्स में आपकी टेक्नोलॉजी कैसी है वो, आपकी क्वालिटी कैसी है वो, वैल्यू बेनिफिट्स में इसमें आपके 8-10 पॉइंट आएंगे, ठीक है। क्वालिटी कैसी है प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, ठीक है। टेक्नोलॉजी क्या यूज कर रहे हो आप, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट फैसिलिटी क्या है आपके प्रोडक्ट के लिए, क्रेडिट फैसिलिटी, प्रोडक्ट का स्टाइल कैसा है, पैकेजिंग वगैरह, लेबलिंग वगैरह प्रोडक्ट में क्या है, स्टाइल डिजाइन कैसा है प्रोडक्ट का, डिलीवरी कैसे करवा रहे हो, डिलीवरी सर्विसेज वगैरह कैसा अवेलेबल है, यानी प्रोडक्ट को डिलीवर कैसे करवा रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करा रहे हो, आप कंज्यूमर तक कैसे पहुंचा रहे हो, ठीक है। डिलीवरी सिस्टम क्या है प्रोडक्ट का, ठीक है। ब्रांड रेप्यूटेशन, ये सब सारी चीजें आपके आ जाएंगी वैल्यू बेनिफिट में, यानी जितना अच्छा ब्रांड होता है प्रोडक्ट का ऑब्वियसली उतना ज्यादा उसका सेल और उसकी बेसिकली क्या बोल सकते हैं इक्विटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर जो वैल्यू बेनिफिट्स हम क्या क्या चीजों पे कंसर्न करेंगे कि बेसिकली जो आपका टेक्नोलॉजी कैसा है, क्रेडिट फैसिलिटी कितना है, क्वालिटी कैसा है, कन्वीनियंस कितना है, प्रोडक्ट जो है वो कन्वीनियंस कितना है कंज्यूमर के लिए, ठीक है। रेपुटेशन, ब्रांड से रिलेटेड, मतलब प्रोडक्ट का वो किस तरीके से आपके ब्रांड को ले रहे हैं, यानी आपके ब्रांड की इक्विटी, साथ साथ में आपका ये डिलीवरी सिस्टम कैसा है, प्रोडक्ट का स्टाइल कैसा है, डिजाइन कैसा है, ये सारा वैल्यू बेनिफिट में आएगा, ठीक है। वैल्यू बेनिफिट मतलब प्रोडक्ट का वैल्यू के लिए ये सारी चीजें यूज होंगी, प्रोडक्ट एंड सर्विस के वैल्यू आप इन सब तरीकों से इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। टेक्नोलॉजी अच्छा अपग्रेडेड यूज कीजिएगा, थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बेचिएगा, सेल हो जाएगा मार्केट में, ठीक है। थोड़ा डिस्टिंक्ट बेचिएगा, हो जाएगा। डिजाइन स्टाइल अच्छा है ताकि कंज्यूमर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, सेल हो जाएगा। डिलीवरी सिस्टम अच्छा है, कन्वीनियंस है कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर को जाना नहीं पड़ा, इजिली अवेलेबल है प्रोडक्ट, सेल हो जाएगा। तो लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज गोइंग टू एड ऑन द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। लाइक अगर ये 50 रुपीज का प्रोडक्ट है तो यू कैन सेल इट इन 100 रुपीज इफ यू आर गिविंग द convenience to the consumer and that is easily available in the market, right? So value benefits ये हो गए। नेक्स्ट आप आया कॉस्ट बेनिफिट। कॉस्ट बेनिफिट मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट से रिलेटेड, यानी जो प्रोडक्ट और सर्विस हम मार्केट में अवेलेबल करवा रहे हैं, ठीक है। इंडस्ट्री कौन सा है ये सब तो ठीक है, लेकिन अब हम कोर डिसीजन में जब हम आ गए, बेनिफिट से रिलेटेड चीजों में आ गए, तो यहाँ पर अगर हम कॉस्ट बेनिफिट्स की देखें तो यानी कि प्रोडक्ट को आप कितने कॉस्ट में मार्केट में अवेलेबल करा रहे हैं, तो कोशिश करना है कि जो प्रोडक्ट है वो हमें लोअर कॉस्ट में अवेलेबल कराना है, तो लोअर कॉस्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका कि यहाँ पर आप कहाँ पर कौन से मार्केट में सेल करो, कितने मतलब कौन कौन आपके टारगेट कस्टमर हैं, ठीक है, वो हो गया। तो ये आपके कॉस्ट बेनिफिट में आएगा। कॉस्ट बेनिफिट में लोअर बेनिफिट, लोअर कॉस्ट, एंड इसमें आ गया आपका स्कोप, मतलब लोअर कॉस्ट कितने जितना हो सके सस्ते पैसे में, कम मार्जिन एंड कम रेवेन्यू में प्रोडक्ट को सेल कीजिए, और स्कोप मतलब आप कहाँ पर सेल करें, कितने आपके टारगेट कस्टमर हैं। तो इसके बारे में हम कॉस्ट बेनिफिट में देखेंगे, ठीक, कॉस्ट बेनिफिट, ठीक है। तो कॉस्ट बेनिफिट एंड वैल्यू बेनिफिट ये दोनों समझ में आ गया सबको, कॉस्ट एंड वैल्यू बेनिफिट सबको क्लियर हो गया, कॉस्ट एंड वैल्यू बेनिफिट। यस मैम। नेक्स्ट है एंट्री वेजेस। नेक्स्ट इज एंट्री वेजेस।
नेक्स्ट इज एंट्री वेजेस। तो एंट्री वेजेस क्या हो सकता है, क्या लगता है कि एंट्री वेजेस क्या है बेसिकली, यानी कि जब आप मार्केट में एंटर करो तो आपको क्या क्या रुकावट आ सकती है, ठीक है। तो क्या क्या होगा, इसके लिए क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या रुकावट हो सकता है, लैक ऑफ सप्लायर हो सकता है, राइट, फिर सप्लाई शॉर्टेज हो सकता है, प्रॉपर अनयूटिलाइज्ड रिसोर्स हो सकता है, ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी, क्रिएटिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड ऑल, ये हो सकता है आपके लिए। फिर नए न्यू कॉम्पिटिटर्स आर एंटरिंग इन द मार्केट, मतलब इफ यू आर डीलिंग द न्यू कॉम्पिटिटर्स आर आल्सो एंटरिंग इन द, दैट इज आल्सो बिकम द एंट्री वेजेस, मतलब कि एंट्री करने के टाइम पे क्या क्या चीज तरीके से रुकावट आ सकती है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपके एंट्री वेजेस में। और इन सारे चीजों को देखने के लिए, इन सारे चीजों को बेसिकली एनालाइज करने के लिए हमें SWOT एनालिसिस टूल की रिक्वायरमेंट होगी। उसमें इंडस्ट्रियल एनालिसिस की थी, इसमें SWOT की जरूरत होगी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट टूल की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर SWOT के बारे में लिख लेना, SWOT एनालिसिस के बारे में। लेकिन इससे पहले समझ में आ रहा है ना एंट्री वेजेस मतलब कि बेसिकली क्या क्या रुकावट आ सकती है, मतलब क्या क्या अनफेवरेबल कंडीशन हो सकता है हमारे लिए कम, मतलब बेसिकली मार्केट में एंटर करने के लिए। तो ये इसको एनालाइज करने के लिए क्या यूज करेंगे, SWOT एनालिसिस टूल, SWOT एनालिसिस टूल, SWOT एनालिसिस टूल। आगे, ठीक है, आप लोगों में ये और क्लियर है। तो SWOT एनालिसिस क्या होता है, सबको पता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो SWOT एनालिसिस जो ये सारे फैक्टर्स को है, मतलब मतलब कॉस्ट बेनिफिट, वैल्यू बेनिफिट, तो एंट्री वेजेस, इन सब के लिए बेसिकली हम SWOT एनालिसिस टूल को यूज करेंगे, ठीक है। इन सबको क्रिटिकली बेसिकली वो एनालाइज करेगा, इन सारे फैक्टर्स को, ठीक है। ये बेसिकली क्यों यूज होता है, इट यूज टू ऑर्गेनाइज एंड परफॉर्म एन एनालिसिस टू कंपनी विद द फ्यूचर रिसोर्सेज, करंट रिसोर्सेज एंड द फ्यूचर सिचुएशन एज वेल, ठीक है। यानी फ्यूचर में कंपनी आपकी कहाँ तक पहुंच सकती है, उसको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, थ्रेट्स कितने हैं, क्या क्या चीजें हैं जो बेसिकली आपके कंपनी की ग्रोथ में रुकावट बनेगी, हिंड्रेंस बनेगी। नेक्स्ट है आपके बेसिकली कंपनी में क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हैं, ठीक है। और आपकी वीकनेस क्या है, मतलब पर्टिकुलरली आपकी कंपनी की क्या क्या वीकनेस हो सकती है। तो SWOT एनालिसिस में अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ में क्या क्या चीजें होंगी, कस्टमर रेडी टू बाय, अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ आपके लिए क्या हो सकता है, क्या होगा, कस्टमर आर रेडी टू बाय, ठीक है। कस्टमर अगर आपने प्रमोशन अच्छे से क्या प्रोडक्ट का, बेनिफिट सही है आपके प्रोडक्ट में, तो ऐसे केस में आप अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर को परचेज, मतलब कंज्यूमर परचेज कर सकते हैं, आप सेल कर लीजिएगा इजीली। तो कस्टमर रेडी टू बाय, ठीक है। यहाँ पर आपके और भी चीजें हैं, जैसे कि अगर आपने कोई नया टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट में डील किया तो आप पेटेंट्स वगैरह लगा सकते हो। 20 साल तक आपके टेक्नोलॉजी का कोई यूटिलाइजेशन नहीं करेगा जब तक वो खुद आपसे कोई लाइसेंस ना ले, ठीक है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपके लिए, अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, अगर आप इनोवेटिव प्रोडक्ट बना रहे हो, तो ऐसे केस में यू हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज, so you can do the innovation in the मतलब in the future phases as well, मतलब आप फ्यूचर में भी नए नए प्रोडक्ट्स में इनोवेशन ला सकते हो, ठीक है। कुछ ट्रेड सीक्रेट, कभी अगर आप इनोवेशन करो तो आपके पास कुछ सीक्रेट होगा, ट्रेड सीक्रेट वगैरह। और अगर आपने पहले से कोई आपने कहीं पर जॉब वॉब किया हुआ है तो आपको उसका भी अगर एक्सपीरियंस हो तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू काउंट इन दिस, ठीक है। और एक और चीज की आपका जो प्रायर सेल्स एक्सपीरियंस है, अगर आप सेल्स में हो तो वो भी काउंट होगा, या फिर एक्सपीरियंस में ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो अपॉर्चुनिटी हो गई, यानी एक तरीके से ये आपके स्ट्रेंथ होगा, क्योंकि आप एक इनोवेटिव प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हो, कंज्यूमर परचेज करेगा, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास ट्रेड सीक्रेट है, आपके पास पेटेंट राइट है, तो दैट विल बिकम योर स्ट्रेंथ, ठीक है। इन द नेक्स्ट वन, वीकनेस। वीकनेस में क्या होगा, बिकॉज यू आर सेलिंग समथिंग न्यू और इनोवेटिव, इट माइट बी पॉसिबल कि आपका अब यहाँ पर आपने इतनी सारी चीजें की, कॉस्ट बेनिफिट, क्वालिटी, डिजाइनिंग, every thing is perfect, but still the customer perceptions are different and the people are dynamic, so it might be possible कि consumer are not ready to buy your product, और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदना नहीं चाहेंगे, ठीक है। एक और चीज हो सकता है, क्योंकि अगर आप नए इंडस्ट्री हो, नए बिजनेस में आपने स्टार्ट किया है काम करना, तो हो सकता है कि आपके पास इनएडिक्वेट फाइनेंशियल सिचुएशन हो, मतलब आपके पास पैसे ज्यादा ना हो, ठीक है, कि आप उसको एक्सपैंड कर सके, प्रोडक्ट नए नए, मतलब कुछ और एडिशनल चीजों के लिए मे बी आपके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम हो, ठीक है।
और आपके बिजनेस को कोई भी इजी टू कॉपी वाला भी सिचुएशन हो सकता है कि कोई और आपके बिजनेस को कॉपी करने की कोशिश करे, राइट। तो यहाँ पर कस्टमर जो है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है, कस्टमर नॉट रेडी टू बाय, मतलब वीकनेस में बता रही हूँ मैं कि कस्टमर नॉट रेडी टू बाय, इनएडिक्वेट फाइनेंशियल बैकिंग, ठीक है, फाइनेंशियल कोई बेसिकली सपोर्ट प्रॉपर नहीं होना, या फिर आपके पास कुछ फाइनेंशियल पैसे में मतलब प्रॉब्लम होना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इजी टू कॉपी बिजनेस, हो सकता है कि आपके बिजनेस को कोई और कॉपी करके ले जाए, ठीक है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट अनडिस्टिंक्टिव है, यानी कि आपने कुछ इमिटेशन वाले प्रोडक्ट आपके ज्यादा, जहां पर आपने 100% कंप्लीट इमिटेट किया, मतलब कंप्लीट आपने बिल्कुल छाप लिया प्रोडक्ट को, तो ऐसे केस में हो सकता है कि अनडिस्टिंक्टिव प्रोडक्ट की वजह से आपकी कंपनी का प्रोडक्ट सेल भी ना होना। तो अनडिस्टिंक्टिव प्रोडक्ट होना, सर्विस देना, तो ये भी एक वीकनेस आएगा आपका। आपका लोकेशन कहाँ है, मतलब आप जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, जो आप डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हो, कहाँ कहाँ लोकेशन पे करा रहे हो, ठीक है, लोकेलिटी, लोकेशन और फैसिलिटी वाली प्रॉब्लम। लैक ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज आप न्यू बिजनेस मेंटर हुए हो, तो हो सकता है कि आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ऐसा एक्सपीरियंस ना हो, तो ये लैक ऑफ मैनेजरियल एक्सपीरियंस और लैक ऑफ मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो इन द इंडस्ट्री, तो दैट विल बिकम द वीकनेस, ठीक है। तो वीकनेस जो है वो इसको इफेक्ट करेगा, वीकनेस जो है। नेक्स्ट क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकती है आपके लिए, व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। एंट्री वेजेस से आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, कि अगर मतलब रुकावटें हैं तो आपको क्या क्या फायदे भी हो सकते हैं। हो सकता है कि अगर आपके पास सप्लाई का शॉर्टेज होगा, तो आप कहीं और से दूसरे जगह से रिसोर्स को मंगवाएंगे, और हो सकता है कि वो अर्लियर जो सप्लायर है उससे बेटर आपको रिसोर्स प्रोवाइड करे, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ठीक है। अगर अनयूटिलाइज्ड रिसोर्स है, तो यू कैन डू समथिंग इनोवेशन फॉर यूटिलाइजिंग दोस रिसोर्स, तो यू विल क्रिएट द आइडियाज, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अगर आपके पास बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है वो प्रॉपर नहीं है, तो आप न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करने की कोशिश कीजिएगा, दैट विल बिकम योर अपॉर्चुनिटी। अगर आपके एग्जिस्टिंग मार्केट में प्रोडक्ट का सेल नहीं हो रहा, कंज्यूमर परचेज नहीं करना चाह रहे, तो आप न्यू मार्केट में एंटर कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के साथ, तो दैट विल बिकम द अपॉर्चुनिटी, ठीक है, यानी कि आपके लिए मौका मिलेगा आपको। थ्रेट क्या हो सकता है, थ्रेट क्या हो सकता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, थ्रेट आपका क्या क्या हो सकता है, आपका इकोनॉमिक डाउन टर्न, इकोनॉमिक बिल्कुल डाउन हो जाए, इकोनॉमिक डाउन टर्न, ओवर सप्लाई हो सकता है, न्यू हो मार्केट में तो कॉम्पिटिटिव प्रेशर हो सकता है आपके ऊपर, ठीक है। उसके अलावा फिर आपका मेजर सप्लायर और कस्टमर लॉस हो सकता है, तो दीज आर द थ्रेट। तो ये जो बेसिकली SWOT एनालिसिस टूल के थ्रू, एग्जैक्टली, तो आप SWOT एनालिसिस टूल के थ्रू आप कॉस्ट बेनिफिट और एंट्री वेजेस वगैरह को चेक करोगे, ध्यान रखोगे, ठीक है। कस्टमर को प्रोडक्ट नया चाहिए, नया टेक्नोलॉजिकल चाहिए, तो कस्टमर को नया वाला टाइप प्रोडक्ट प्रोवाइड कीजिए, कहाँ पर कौन से मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करना, ये सारी चीजें SWOT एनालिसिस में देखेंगे, ठीक है, बिल्कुल उसको इंडस्ट्रियल एनालिसिस, इसमें SWOT एनालिसिस। नेक्स्ट 2-3 इसमें और भी पॉइंट्स हैं आगे, तो उसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उससे पहले थोड़ा सा इसमें कराया भी डिस्कस्ड अबाउट द मिसकंसेप्शन, राइट, मिसकंसेप्शन फॉर एंटरप्रेन्योर्स हमने किया था। आज हम थोड़ा सा वॉकर्स की थ्योरी देखेंगे, वॉकर की थ्योरी, एंड उसके बाद फिर हम तो वॉकर की, फ्रांसिस वॉकर थ्योरी, ठीक है, अबाउट द एंटरप्रेन्योर। वॉकर क्या बोलते हैं बेसिकली, कि जो बेसिकली एंटरप्रेन्योर होंगे उनकी जो कैपेबिलिटी होगी वो नॉर्मल पीपल से ज्यादा होगी, ठीक है। वो इंडस्ट्री के लिए क्या होंगे, पायनियर होंगे, यानी कि बेसिकली इंडस्ट्री में वो कुछ ऐसा रिवॉल्यूशन लेकर आएंगे जो पहले कोई भी नहीं लेकर आया। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग का कौन है पायनियर, पता है, एमवे, राइट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बेसिकली वॉकर ने क्या बोला, फ्रांसिस वॉकर ने क्या बोला, कि बेसिकली जो आपके जो ट्रू एंटरप्रेन्योर, ही इज टॉकिंग अबाउट द ट्रू एंटरप्रेन्योर, जिनकी जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी जो होगी दैट इज मोर देन द एवरेज इंडिविजुअल, एवरेज इंडिविजुअल या पर्सन से उनकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। और दे आर एबल टू कोऑर्डिनेट विद, और ये आराम से कोऑर्डिनेट करेंगे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज जो प्रेजेंट है ऑर्गेनाइजेशन में उसके साथ, यानी लैंड, लेबर और कैपिटल को प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। और दे विल बेसिकली ग्रैब द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम दिस, राइट। और वो क्या होगा, कैप्टन होगा, पायनियर होगा। और इस तरीके के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, मतलब दीज काइंड ऑफ ट्रू एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, दे आर वेरी लेस, वेरी फ्यू, बहुत ही कम ऐसे एंटरप्रेन्योर्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। और बहुत ज्यादा इफिशिएंट होंगे, कमिटेड होंगे, किसके लिए, अपने प्रोडक्ट, जैसे कि अपने कंपनी के लिए, अपने काम के लिए, अपने वर्क के लिए,
ठीक है। और ये जो है ये हमेशा अवार्ड वगैरह इनको मिलते, मतलब बेसिकली ये हमेशा क्या इनको मिलेगा, अवार्ड फॉर अवार्ड ओवर द नॉर्मल वेजेस। इसका मतलब कि जितना ये कमा सकते हैं बिकॉज ऑफ दे आर ट्रू एंटरप्रेन्योर, तो नॉर्मल वेजेस से ज्यादा ये हमेशा अर्न करेंगे। मतलब एक नॉर्मल अमाउंट से दे विल ऑलवेज अर्न मोर बिकॉज दे आर वेरी मच पैशनेट कमिटेड टुवर्ड देयर बेसिकली कंपनी, राइट। नेक्स्ट जो है ये बेसिकली क्या क्या ये जो होंगे ये आपके इनके पास सुपीरियर टैलेंट होगा, दे आर टैलेंटेड पीपल एंड दे आर इजिली एबल टू मैनेज द होल थिंग। ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट को ये लेकर आएंगे, ठीक है। साथ साथ में ये आराम से एग्जीक्यूट करेंगे किस चीज को, प्रोजेक्ट वगैरह को इनिशिएशन वगैरह एग्जीक्यूशन में इनिशिएट करेंगे प्रोजेक्ट के लिए। इनको टेक्निकल नॉलेज होगा, दे आर सप्लाई टेक्निकल, बेसिकली दे हैव टेक्निकल नॉलेज, ठीक है। साउंड टेक्निकल नॉलेज इनके पास होगा, ठीक है। ये हमेशा कैपिटल को एडजस्ट करते रहेंगे, यानी कि दे आर अ वेरी गुड मैनेजर एज वेल। मतलब वो हमेशा अगर कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, शॉर्टफॉल्स है फाइनेंस का, तो दे विल ऑलवेज टू मैनेज इट। मतलब कमियों को दूर करने की कोशिश, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। एडजस्ट करते रहेंगे कैपिटल को हमेशा, ठीक है। हम इनिशियल कैपिटल को खुद से अरेंज करने की कोशिश करेंगे, दे विल नेवर डिपेंड ऑन द अदर्स बट दे विल ट्राई टू इनिशिएट एंड दे विल ट्राई टू बेसिकली अरेंज द इनिशियल कैपिटल, ठीक है। अगर कोई इंडस्ट्रीज वगैरह में डील करना है तो इंडस्ट्रियल लाइसेंस वगैरह भी बेसिकली ये लेंगे, ऑब्टेन करेंगे। नेक्स्ट ठीक है, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक प्रूडेंट पर्सन की तरह काम करेंगे, यानी समझदारी के साथ अपने बिजनेस को रन करेंगे, ठीक है। तो फ्रांसिस ए वॉकर का यही बेसिकली स्टोरी था, दैट द एंटरप्रेन्योर्स जो द ट्रू, ये हमें इन्होंने फोकस किया ट्रू एंटरप्रेन्योर पे, जो सच्चा एंटरप्रेन्योर है। कौन है सच्चा एंटरप्रेन्योर? जो बेसिकली अपने बिजनेस को प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करे, मैनेज करे, जिसकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी किसी एवरेज इंडिविजुअल बिजनेसमैन से ज्यादा हो, इंडस्ट्री में पायनियर लेकर आए, ठीक है, बिल्कुल पायनियर हो इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, इनोवेटर हो, ठीक है, इनोवेटिव आइडियाज के साथ काम करे। साथ साथ ये ज्यादा इफिशिएंट एंड कमिटेड रहे अपने वर्क के लिए, हमेशा अपने नॉर्मल वेजेस से ज्यादा अर्न करे, ठीक है। कंपनी में कैपिटल से रिलेटेड डिसीजन हो, चाहे आपके शॉर्टफॉल्स ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड चीजें हो, प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीजें हो, ठीक है, ये सारे को खुद वो मैनेज भी करे और साथ साथ में प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट करे, यानी कि हमेशा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट का मतलब प्रूडेंट हो, ठीक है, समझदार हो। तो ये होता है बेसिकली अकॉर्डिंग टू ए वॉकर या फ्रांसिस ए वॉकर, ये होते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है। उनके पास सुपीरियर टैलेंट हो, देन सुपीरियर टैलेंट मतलब उनके पास प्रॉपर नॉलेज हो, टेक्निकल नॉलेज हो, प्रोजेक्ट से रिलेटेड नॉलेज हो, तो ये होंगे आपके कौन? बेसिकली एंटरप्रेन्योर अकॉर्डिंग टू ए वॉकर। क्लियर हो गया? यस मैम। क्या बताया मैंने रिशांत? मैम वॉकर के अकॉर्डिंग, वॉकर व्यूज ट्रू एंटरप्रेन्योर के बारे में बताता है मैम, जो एवरेज कैपेसिटी से ज्यादा वर्क करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इनकर करने में, और मैम ये पायनर कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री रहता है, और मैम इनको नॉर्मल सैलरी और वेजेस से अलग मतलब इफिशिएंट रहते हैं, तो इनको अवार्ड भी ज्यादा मिलता है। और मैम इनका काम होता है प्रॉपर एक्सिक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट का, और इनके पास टेक्निकल इशू रहता है, ये लाइसेंस में मदद करते हैं, और उसके बाद मैम शॉर्टफॉल को मेंटेन करते हैं। इजीली इनको अगर जरूरत पड़े तो दे कैन इजीली एबल टू टेक द लाइसेंस, दे हैव सच कैपेबिलिटी कि दे आर स्किलफुल पर्सन है, टैलेंटेड पर्सन है, तो वो एक प्रॉपर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। मतलब रिस्क टेकर कम होंगे कंपैरेटिवली टू अदर्स, ठीक है। और साथ में ये पायनियर होंगे, बिल्कुल इनोवेटर होंगे, नए नए मार्केट में कुछ नए आइडिया के साथ एंटर करेंगे, ठीक है। पायनियर वही होता है, तो एमवेक जो है ना आपके नेटवर्क मार्केटिंग का पायनियर है, पता है, सबसे पहले उन्होंने शुरुआत किया नेटवर्क मार्केटिंग का, पता है कि नहीं ये बात? नहीं मैम पता नहीं था। बाकी बता फिर मैं पूछ रही हूँ।